बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर ऑसिलेशन के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम्स के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले के सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 12th के भी सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की वीडियोज अपलोडेड हैं बच्चों, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। द पीरियड टी इज द लीस्ट टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, दस मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन टी वेयर एन इज एन इंटीजर। बच्चों, टाइम पीरियड आपको पता ही है कि कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के एक साइड गया, उसके बाद वापस मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड आया और फिर वापस मीन पोजीशन पे पहुंचा, तो इतने टाइम को बोलते हैं इसका टाइम पीरियड, है ना। टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। अभी अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, मींस 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3, 4, इस तरीके से ऑसिलेट करते जा रहा है। मींस एक ऑसिलेशन में टी टाइम लगा तो 2 ऑसिलेशन में 2t, 3 ऑसिलेशन में 3t और ऐसे करते करते n ऑसिलेशन के लिए nt टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इस t का इंटीग्रल मल्टीपल ये होता जा रहा है, जितने भी ऑसिलेशन कर रहा है तो इस टाइम पीरियड का वो नंबर इंटीग्रल मल्टीपल है, क्योंकि ये t क्या है, लीस्ट टाइम है आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ। आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि टाइम पीरियड वो लीस्ट टाइम है जिसके बाद पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट करता है। और एन ऑसिलेशन मतलब एन टी, इतना टाइम लगेगा उसको, जहां पर एन एक इंटीजर होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं अब। एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओनली दैट पीरियोडिक मोशन गवर्न बाय द फोर्स लॉ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सभी पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। पीरियोडिक मोशन द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई भी ऐसी मोशन जो कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, जैसे घड़ी की सुइयों की मोशन या फिर अर्थ की मोशन अराउंड द सन, ये सब क्या है, पीरियोडिक मोशन है। लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन के दोनों साइड मोशन होनी चाहिए, तो मींस ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन कि इसको पीरियोडिक तो होना चाहिए। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहां पर बच्चों ये रिस्टोरिंग फोर्स है एफ, एक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट को हमेशा अपोज करता है, जैसे मतलब डायरेक्शन में अपोजिट रहता है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे कि मीन पोजीशन से पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई, तो अब रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन में लाने के लिए इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो अब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, और ये जितना x की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग f की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि टू एंड फ्रो मोशन हो, मींस मीन पोजीशन के दोनों साइड पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे, और दूसरा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद नेगेटिव साइन। यहाँ पर हम एक बार ये फॉर्मूला और देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स में हमने बात की कि एफ रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, के क्या है, के फोर्स कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग के केस में इसको स्टिफनेस भी बोलते हैं। तो अब आपको ये सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सभी पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, लेकिन सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ की मोशन पीरियोडिक मोशन है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, और कोई पार्टिकल एसएचएम में है तो उसकी मोशन पीरियोडिक होगी ही। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन कैन अराइज ड्यू टू एन इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स एज इन प्लैनेटरी मोशन as well as due to simple harmonic force in two dimensions equal to minus m omega square r. In the later case, the phases of motion in two perpendicular directions x and y must differ by pi by 2. Thus, for example, a particle subject to a force minus m omega square r with initial position 0 a and velocity omega a, 0 will move uniformly in a circle of radius a. बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। सर्कुलर मोशन कैन अराइज ड्यू टू इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। तो हमें पता है
जैसे कि प्लैनेटरी मोशन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर, ये प्रोवाइड कराता है सेंट्रिपिटल फोर्स, जिससे कि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R स्क्वायर के, यही होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है और इसकी वजह से सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि SHM से भी सर्कुलर मोशन हो सकती है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि साथ ही साथ सिंपल हार्मोनिक फोर्स इन 2 डायमेंशन इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर, इसकी वजह से भी सर्कुलर मोशन होती है। कैसे होती है वो देखते हैं। अब यहाँ पे फोर्स क्या दिया हुआ है, F इज इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर R। कौन सा फोर्स है ये, रिस्टोरिंग फोर्स है यही वाला, F इज इक्वल टू -kx, बस यहाँ पे k की जगह क्या रख दिया है, m ओमेगा स्क्वायर, है ना। k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होती है ना, तो F इज इक्वल टू आ गया -m ओमेगा स्क्वायर R। ये है सिंपल हार्मोनिक फोर्स। फेजेस ऑफ मोशन इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन x एंड y, तो अगर इसमें एक फोर्स x एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक फोर्स, दूसरा y एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो ऐसे में जो रिजल्टेंट मोशन है वो सर्कुलर मोशन होती है। बात समझ में आ रही है कि सिंपल हार्मोनिक फोर्स जो है एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग होती है, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है, मतलब सुपरपोजिशन के बाद जो इसकी मोशन होती है वो सर्कुलर मोशन होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेज डिफरेंस भी क्या है, फेज डिफरेंस π/2 का है। तो जब सिंपल हार्मोनिक फोर्स 2 डायमेंशन में जो इसके इक्वल हैं एक दूसरे से π/2 के फेज डिफरेंस पे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी सर्कुलर मोशन बनाता है। बच्चों ये लिसाजस पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसका एग्जाम्पल। और ये ऐसा नहीं है कि ये सर्कुलर मोशन ही बनाएगा, ये इलिप्टिकल मोशन भी शो करता है। ये डिपेंड करता है कि जो सुपरपोजिशन है वो किस तरीके से हो रहा है। इसको बच्चों मैथमेटिकली समझते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि x एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t और y के लिए a sin ओमेगा t, ये तो आपने पढ़े ही हैं। इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो जब हम इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन किसके लिए है, सर्कल के लिए, जहां पे a है इस सर्कल की रेडियस। तो ये क्लियर हो गया होगा ना कि किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक फोर्स 2 डायमेंशन में है, जो एक दूसरे से 90 डिग्री के फेस डिफरेंस पे, मतलब परपेंडिकुलर हैं x और y एक्सिस पर, तो वो एक सर्कुलर मोशन फॉर्म करती है। अब इसमें यहाँ आगे और देखते हैं। Thus, for example, a particle subjected to a force -m omega square r with initial position 0a and velocity omega a। तो यहाँ देखते हैं, हम ऐसे ये एक्सेस बना रहे हैं, इधर है ये x एक्सेस, ये है y एक्सेस। तो यहाँ पे बोला है कि पार्टिकल पे इतना फोर्स लग रहा है -m ओमेगा स्क्वायर r, और इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी 0a। तो हमने मान लिया ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, x एक्सेस पर 0 और y पर a इस पोजीशन पे है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी a ओमेगा। अब ये x एक्सेस पर ही देख रहे हैं ना, y एक्सेस पे कोई वेलोसिटी नहीं है, बस x एक्सेस पर ही है इसकी वेलोसिटी ओमेगा a 0। तो ऐसे में अब इसकी मोशन ऐसे सर्कुलर हो जाती है, क्योंकि x एक्सेस पर भी है ये फोर्स, y एक्सेस पर भी, तो इनके सुपरपोजिशन से ये जो रिजल्टेंट मोशन है वो सर्कुलर मोशन हो जाती है इस केस के लिए, जब ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर हो और x की वैल्यू a cos ओमेगा t और y की वैल्यू a sin ओमेगा t हो। तो हमने देख लिया कि इससे आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है। तो बच्चों आपको ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर मोशन सिर्फ इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले फोर्स से ही नहीं होती, सिंपल हार्मोनिक फोर्स से भी होती है। बस क्या है कंडीशन कि ये फोर्स x एक्सेस और y एक्सेस 2 डायमेंशन में लगनी चाहिए π/2 के फेज डिफरेंस से, विद इनिशियल पोजीशन 0a एंड इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा a 0। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट, फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ गिवन ओमेगा
टू इनिशियल कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू डिटरमिन द मोशन कंप्लीटली। बच्चों लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जिसमें कि ओमेगा गिवन है, ओमेगा पता है हमें एंगुलर वेलोसिटी, तो दो इनिशियल कंडीशन नेसेसरी होती हैं, सफिशिएंट होती हैं मोशन को कंप्लीटली फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए। इनिशियल कंडीशंस में भी फर्स्ट है उसकी इनिशियल पोजीशन पता हो और इनिशियल वेलोसिटी पता हो, या फिर एम्पलीट्यूड पता हो और फेज पता हो, या फिर एनर्जी पता हो और फेज पता हो। तो इनमें से कोई भी दो अगर हमें पता होंगे तो बाकी सारी वैल्यूज सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमको पता चल जाएंगी, हम फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी लीनियर एसएचएम के लिए अगर हमको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कम से कम दो चीजें पता होनी चाहिए, और ये दो कोई सी भी हो सकती हैं, उसकी इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी, या फिर एम्पलीट्यूड और फेज, या फिर एनर्जी और फेज। इनिशियल पोजीशन मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पर है, तो अगर हमें पता है कि वो 5 सेंटीमीटर पे है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो फिर हम इससे बाकी पूरी उसकी मोशन को पता कर लेंगे और जो टर्म्स हैं वो भी फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही अगर हमें एम्पलीट्यूड पता है, मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम वो कितनी दूर जा सकता है, हमें ये पता है, और साथ में हमें उसका फेज पता है। फेज से पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो पार्टिकल कहाँ पर है। जैसे हमें पता है कि कोई स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है, एसएचएम में है, उसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है और उसका फेज 30 डिग्री है, तो हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही एनर्जी और फेज के लिए है। एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर। तो अब हमको हाफ के ए स्क्वायर में ये ए पता चल गया और इसके साथ हमें फेज पता है कि मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इन दोनों की हेल्प से भी हम पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आपको ये फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अब। फ्रॉम पॉइंट 4 above given amplitude or energy phase of motion is determined by the initial position or initial velocity। बच्चों ये फिफ्थ पॉइंट फोर्थ से कनेक्टेड है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। और फोर्थ पॉइंट में हमें ऐसे ये टू इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं जिनकी हेल्प से हम मोशन को कंप्लीटली डिटरमिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कंडीशन क्या क्या है, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और फेज, एनर्जी और फेज। लेकिन अगर हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड या सिर्फ एनर्जी गिवन हो तो हम मोशन को पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक कि हमें इनिशियल पोजीशन या इनिशियल वेलोसिटी ना पता हो। ठीक है, तो सिर्फ एनर्जी पता है, फेज नहीं पता, तो हम ये मोशन को पूरी तरह नहीं समझ सकते। हमें फेज नहीं पता पर हमें उसकी इनिशियल पोजीशन पता होनी चाहिए या फिर इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो भी हम इस मोशन को समझ सकते हैं। तो बच्चों आपको ये फिफ्थ तक के पॉइंट आई होप कि समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बाकी बचे हुए पॉइंट डिस्कस करेंगे।